हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। तो सीटेट का एग्ज़ाम तो बहुत पास आ गया दोस्तों। और मैंने जो क्लास आप लोगों को करवाया था, जो भी मैंने इंग्लिश एंड सीडीपी के दिए थे, आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। एंड आप लोगों का रिक्वेस्ट पे ही मैं ये दूसरे वीडियो भी लेकर के आई हूँ इंग्लिश के लिए। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को इतना पसंद आएगा और समझ आएगा जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। एंड बिलीव मी, ये वही सारे नोट्स मैंने बनाए हैं जो सीटेट में पक्का पूछेंगे। नहीं पूछेंगे तो फिर आके आप लोग कमेंट में बताना कि नहीं पूछे गए, ठीक है। तो इससे पहले जो है ना, मैंने मेथड्स करवा दिए थे इंग्लिश के, जैसे कि इंडक्टिव मेथड था, डिडक्टिव मेथड था, बायलिंगुअल था, ऑडियो वगैरह। तो जो लोग नहीं देखे हैं जाकर कि वो वाले वीडियोस आप लोग देख लो, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। और इससे आने अगला वीडियो जो भी आएगा सब सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। और यही मैं 3-4 दिनों में आप लोगों को इंग्लिश जो है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लेना, बस कमेंट करके बोल देना कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया। चाहे जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया ना कि हाँ ये वाली वीडियो आप लेकर के आओ, तो मैं आपका जब भी कमेंट पढ़ूंगी मैं उस वीडियो को लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं ना आप लोगों के लिए सुबह 4 बजे उठी हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मुझे भी लाइब्रेरी जाना होता है, तो मेरे पास जो है ना समय नहीं बचता है, तो उसके लिए सो सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था मेथड्स के बारे में, इंग्लिश के सारे मेथड्स किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं हम लोग, और क्या क्या मेथड्स है। आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रोचेस के बारे में, ठीक है। तो अप्रोचेस क्या क्या है। अप्रोच मतलब होता है किस तरह से, उपागम, शिक्षण अधिगम की उपागम। अप्रोचेस ऑफ टीचिंग लर्निंग मतलब किस तरह से आप बच्चे को जो है वो पढ़ा सकते हैं, क्या तरीका होता है पढ़ाने का। सिंपल वर्ड में बोलेंगे क्या तरीका होता है, ठीक है। एक बार अप्रोच के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अप्रोच इज अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स। ये एक बिलीफ है, एक प्रिंसिपल्स है अबाउट हाउ लैंग्वेज इज लर्न एंड टॉट, कि किस तरह भाषा जो है वो लर्न किया जाए और कैसे भाषा को पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए। अधिगम से जुड़े वे मूल विचार और सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर शिक्षण किया जाता है। तो अभी मैंने वही कहा कि कौन सा तरीका है जिससे हम लोग बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट होता है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चर, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्ट्रक्चर बना के पढ़ना है। स्ट्रक्चर किस चीज़ का स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे बोलते हैं ना कि किसी सेंटेंस को लिखने के लिए पहले उसका, जैसे माई नेम इज़, मैंने वहाँ पे लिख दिया माई नेम इज़ श्रेया, तो माई क्या हो जाएगा, नेम क्या हो जाएगा, इज़ क्या हो जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सारा चीज़ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर वे में, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल। रचनात्मक उपागम। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है, वो फोकस करता है ऑन टीचिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज सच एज सेंटेंस पैटर्न्स एंड ग्रामर। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को किस तरह से लिखा जा रहा है, उसका पैटर्न क्या है, ग्रामर किस तरह से उसको बनाएंगे, मतलब स्ट्रक्चर किस तरह से हम सेंटेंस को करते हैं। यहाँ पे भी जो मैंने सेंटेंस लिखा है ना, वो एक प्रॉपर ग्रामेटिकल वे में लिखा है और एक पैटर्न्स बनाया है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल करके ही आपका सेंटेंस बनाता है। तो कहने का वही मतलब है कि किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर में लिखना। भाषा के संरचना को सिखाने पर जोर दिया जाता है। यहाँ पे सिंपल है कि स्ट्रक्चर से ही भाषा सिखाया जा सकता है। कोई भी चीज़ का जो होता है ना, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है, किसी भी काम को करने का अपना ही तरीका होता है। उसी तरह भाषा को भी लिखने का अपना तरीका होता है, भाषा को पढ़ने का अपना तरीका होता है। तो वो तरीका हमें सिखाया जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच में। सबसे पहले तो ये ग्रामर बेस्ड होता है। कोई भी सेंटेंस ग्रामर के बिना तो अधूरा होता है, ये तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि ग्रामर अगर सेंटेंस में सही नहीं है तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लिखने का तरीका अगर हम सही नहीं लिख रहे, उल्टा पुल्टा लिख रहे, जैसे मान लो नेम इज़ माई श्रेया, ऐसे मैंने बोल दिया, तो ये कोई स्ट्रक्चर है, पैटर्न है? नहीं, मतलब उटपुटांग सी चीज़ें लग रही है। तो एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी होता है।
स्ट्रक्चर स्टॉर्ट स्टेप बाय स्टेप, मैंने अभी वही कहा, जैसे माई नेम इज श्रेया, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, तो वो आपका स्ट्रक्चर हो गया। एक्यूरेसी फोकस्ड होता है, मतलब गलती नहीं करना है, यहाँ पर सही सही लिखना है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अब जिसको नहीं आ रहा है वो क्या करेगा, प्रैक्टिस ही करेगा, अभ्यास करेगा। तो हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस से भी, सीख करके, है ना। कोई भी चीज़ इंसान सीख करके इजीली कर लेगा। देखो एग्जाम्पल में, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया और मैं यहाँ पे लिख भी दी हूँ, क्लियर समझ में आ जाएगा। टीचर टीचर्स पैटर्न, ठीक है, टीचर जो है वो बच्चों को मान लो सिखा रहा है लिखने के लिए, वो लिखता है शी रीड्स अ बुक, ठीक है। टीचर एक जो है वो ब्लैक बोर्ड पे बच्चे को लिखवा रहा है, जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखा शी रीड्स अ बुक, एक तो सब्जेक्ट का है ना, एक वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है एंड ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो ये एक पैटर्न हो गया ना, सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, एक पैटर्न हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया। तो जहाँ पे भी स्ट्रक्चर प्लस पैटर्न आएगा वो हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच। कौन सा अप्रोच हो जाएगा, स्ट्रक्चरल अप्रोच, नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर। एकदम रट लो इसको, एकदम इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का चीज़ है ही नहीं, संरचना हो रही है यहाँ पर। दूसरा होता है आपका सिचुएशनल, यानी कि परिस्थिति जन्य उपागम। परिस्थिति का मतलब क्या होता है, सिचुएशन, सिचुएशन बेस्ड रहेगा, इसमें बच्चे को सिचुएशन बेस्ड सिखाना रहेगा या पढ़ाना रहेगा। जैसे कि भाषा को वास्तविक परिस्थितियों के माध्यम से सिखाया जाता है, बहुत आसान है। हम लोग भी क्या करते हैं, बच्चे को ना रियल लाइफ से रिलेट करके सिखाते हैं, उससे बच्चे जो है वो इजी समझ जाते हैं, इजीली समझ जाएंगे और बच्चे जो है वो आपके क्लास में इंटरेस्ट भी लेंगे। तो उसको कहते हैं हम लोग सिचुएशनल अप्रोच। जब भी भाषा को उसकी परिस्थितियों, इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, सिचुएशनल अप्रोच टीचर्स लैंग्वेज थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन, वही हो गया रियल लाइफ सिचुएशन या फिर वास्तविक परिस्थितियों के माध्यम से सिखाया जाता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि एक सिचुएशन आप लोग को दिया गया एट द मार्केट, ठीक है। तो स्टूडेंट बोलता हाउ मच इज दिस, मान लो कि वो सब्जी खरीदने गया है, वो मार्केट में है और बच्चे को सिखाया जा रहा है सब्जियाँ लेने के लिए। तो किस तरह हम लोग सिखाएंगे, एक सब्जी उठाएंगे और फिर उसको बोलेंगे, शॉपकीपर से पूछेंगे, सब्जी वाले से पूछेंगे कि ये कितने का है, हाउ मच इज दिस। तो इससे बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है, सब्जी खरीदने सीख रहा है, ठीक है। और इससे पहले हो सकता है कि बच्चा कभी नहीं गया हो मार्केट, या फिर वो अपनी मम्मी से ही सीख रहा हो मार्केट जा करके कि किस तरह से भाव तोल ये सब किया जाता है ना। तो सिचुएशन बेस्ड जब कोई हम लोग प्रैक्टिकल कोई चीज़ों को सिखाते हैं तो सिचुएशन बेस्ड हो गया और उसी को बोलते हैं सिचुएशनल अप्रोच। इसको याद करने का ट्रिक यही है, क्वेश्चन में अगर पूछ देगा तो ऑप्शन से कैसे पता लगाएंगे। पहला तो क्वेश्चन में आपका रहेगा ये टर्म लिखा हुआ रहेगा, जैसे रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ा होना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए, ओरल प्रैक्टिस पहले होना चाहिए। रिटर्न का तो काम ही नहीं है, प्रैक्टिकल हो रहा है कोई चीज़ें तो वहाँ पे रिटर्न होगा नहीं होगा, वहाँ पे तो ओरली सिखाया जाएगा ना, यानी कि मौखिक तौर पे। तो सबसे इजी जो रहेगा वो आपका है रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करना चाहिए। तो ये हो गया आपका सिचुएशनल अप्रोच। तीसरा है कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, भाषा, बोलचाल से, है ना। संप्रेषणात्मक उपागम, ये क्या है, फोकसेस ऑन यूजिंग लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। ये किस पे फोकस करता है, जाहिर सा बात है, देखो नाम में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। कम्युनिकेटिव मतलब होता है कम्युनिकेशन करके भाषा को सीखना, ठीक है। भाषा का संप्रेषण में उपयोग कराना है। संप्रेषण मतलब जैसे अभी हम आपसे बात ही ना कर रहे हैं, हम भी तो आपसे बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका एक कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, फ्लुएंसी। ग्रामर इसमें रटने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि जब भी कोई इंसान कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका ग्रामर सही हो, लेकिन फ्लुएंसी देखा जाता है कि किस तरह से वो धारा प्रवाह बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। हमेशा लर्नर सेंटर्ड होगा, ठीक है, टीचर सेंटर्ड नहीं होगा और रियल कम्युनिकेशन पे बेस होगा। एग्जाम्पल्स में आप लोग ले सकते हैं, जैसे एक क्लास में
अगर कोई टीचर जो है वो बच्चे को दे देता है ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, टीचर बोल रही है एक टॉपिक है जैसे मान लो पर्यावरण, और बच्चे को उस पर ग्रुप डिस्कशन करना है, तो यहाँ पे कौन सा अप्रोच लग रहा है? तो आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है ना आपस में क्या कर रहे हैं, संप्रेषण ही तो कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप ही कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। और जहाँ पे भी कम्युनिकेशन होगा वो आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स में आपका ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, जो बच्चे जो है वो नाटक वगैरह करते हैं। फिर ग्रामर जो है इसमें नहीं देखा जाता है, ज़्यादा कम्युनिकेशन पे फोकस्ड होता है, ठीक है। ग्रामर कहाँ देखा जाएगा? जो चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं वहाँ पे ग्रामर ज़्यादा देखा जाएगा। जैसे मान लो आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपका ज़रूरी है, और वहाँ पे आपका स्पोकन देख रहा है, तो आप क्या करोगे? इंग्लिश में धारा प्रवाह बोलोगे, तभी वो आपका सिलेक्शन लेगा, है ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए आपको बोलना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन आपका ज़रूरी है, स्ट्रांग हो रहा। उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपका ग्रामर कितना आपको आता है कितना नहीं आता है, क्योंकि उतना आप सोच सोच के तो बोलोगे ना, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है, यहाँ वर्ब लगाना है, यहाँ पे ये, इस तरह क्या होता है ना कि फ्लुएंसी रुक जाती है, अटक अटक के फिर आप बोलोगे, और वहीं पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इंटरव्यूअर जो होगा वो आपको भगा देगा। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और उसमें फ्लुएंसी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ग्रामर। चौथा जो होता है वो प्राकृतिक उपागम, यानी कि नेचुरल तरीके से जब बच्चा सीखता है। भाषा प्राकृतिक रूप से सीखी जाती है, जैसे मातृभाषा। अब भाषा जहाँ भी जन्म लेगा, बच्चा जहाँ भी जन्म लेगा वहीं का भाषा सीखेगा, नेचुरली है। जैसे मेरी एक बहन है, ठीक है, तो हुआ क्या, मेरे अंकल का ना पोस्टिंग पड़ा था केरल साइड में, तो हम लोग तो देखो हिंदी बात करते थे अपने घर में, लेकिन मेरी बहन जो है वो वहीं पे पली बढ़ी, उनका जन्म जो है वो वहीं पर हुआ। तो जब वो यहाँ पर आती थी, हमारे घर आती थी ना, तो उसका भाषा जो है ना एकदम अलग था, वो एकदम केरल वाला भाषा बोलती थी। अब हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रही है, लेकिन उसको कहाँ से सीखी वो चीज़ को, जबकि हमारे घर में तो कोई केरल का भाषा बोलता नहीं है ना, साउथ की भाषा तो कोई हमारे यहाँ बोलता नहीं था। तो बाद में पता चला कि नहीं, वो वहाँ पे मतलब पली बड़ी, आसपास की चीज़ों को देखी सुनी, और वो चीज़ नेचुरली उसके अंदर आ गया। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया बात है। और इसी तरह से मतलब चीज़ जो है ना, अपने आदमी प्राकृतिक रूप से ही सीख लेता है अपने आप, उसको मतलब स्कूल भेजने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब छोटी है तो उसको स्कूल क्या भेजेगा आदमी, तो उसी तरह से वो धीरे धीरे करके वहाँ का भाषा सीखे। फिर वो धीरे धीरे करके जब यहाँ रहने लगी हमारे पास, तो हमारी भाषा भी वो सीख गई। तो यही चीज़ होता है। इस चीज़ को आप लोग खुद से भी रिलेट कर सकते हो कि आप लोग कहीं गए हो, ठीक है, आप लोग का पूरा माहौल वहीं का है, तो वहाँ की लैंग्वेज आप लोग बोलोगे। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, यूके चले जाते हैं, वहीं पे रहते हैं, पले बड़े होते हैं, तो वहाँ की भाषा वो लोग सीख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, इसीलिए नेचुरल अप्रोच है। इसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सुनना, ठीक है, लिसनिंग फर्स्ट। स्ट्रेस फ्री इन लर्निंग होता है, ज़बरदस्ती करके नहीं सिखाना है यहाँ पे, नो फोर्स स्पीकिंग, फोर्स नहीं करना है। जो भी बच्चा जो है वो खुद से सीखेगा, अपने माहौल से सीख लेगा, नेचुरली सीख लेगा। एग्जाम्पल, चाइल्ड लिसन्स टू इंग्लिश स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा जो है वो इंग्लिश स्टोरी को सुन करके इंग्लिश सीख जा रहा है। चलिए आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे व्यवहारवादी उपागम पे, बिहेवियरिस्ट अप्रोच पे। तो बिहेवियरिस्ट के बारे में शायद स्किनर ने बताया था, मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगी कि कौन सा जो है वो अप्रोच या कौन सा मेथड जो है वो, कौन सा थ्योरी जो है वो किस साइंटिस्ट, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी बहुत बोरिंग लगेगा, ठीक है, आराम आराम से बताऊंगी। बिहेवियर नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चों में जो है ना भाषा सीखना आदत निर्माण की प्रक्रिया है। कोई भी चीज़ को बच्चे जो है वो हैबिट से सीखते हैं। बच्चे क्या करेंगे, कोई भी चीज़ों को वो हैबिट से सीखेंगे, मतलब
बार बार कोई चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, है ना। ड्रिल एंड रिपीटेशन इसमें बहुत ज़्यादा आता है। स्टिमुलस होगा, कोई चीज़ होगा, फिर उसका रिस्पॉन्स देंगे बच्चे। ड्रिल एंड क्या बोलते हैं इसको, रिपीटेशन करेंगे, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। तो इस तरह से बच्चे जो है वो सीखते हैं। जैसे मान लो टीचर जो है वो क्लास में बोल रहा है बच्चों को स्टैंड अप, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तुरंत खड़े हो जाते हैं। फिर टीचर बोलता है कि हाँ गुड, मतलब तुमने सही किया, गुड। तो इस तरह से क्या होगा, बच्चों में एक हैबिट बन जाएगा कि हाँ कि टीचर जब भी स्टैंड अप बोलेगा तो स्टूडेंट्स को खड़े हो जाना है, और टीचर फिर उसको शाबाशी देगा, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, सुनना, करना और शाबाशी, ये क्या हो गया, एक रिपीट प्रोसेस हो गया। तो इसी को बोलते हैं बिहेवियरिस्ट अप्रोच, यानी कि स्टिमुलस, फिर रेस्पॉन्स, फिर रीइंफोर्समेंट। इसमें सबसे ज़रूरी वर्ड आता है ड्रिल एंड रिपीटेशन। ड्रिल एंड रिपीटेशन, और दूसरा है हैबिट फॉर्मेशन। मतलब बच्चे को अभ्यास करवा के, चाहे बच्चे को रिपीट करवा के कोई चीज़ों को आदत में लाना, ठीक है। फिर हमारा है कॉग्निटिव अप्रोच, यानी कि संज्ञानात्मक उपागम। जहाँ पे भी कॉग्निटिव का बात आता है समझ लो कि ये जो है वो मस्तिष्क से रिलेटेड वर्ड है। यानी कि बच्चा जो है वो क्या करेगा, मानसिक प्रक्रिया द्वारा सीखा जाएगा, ठीक है। कोई भी भाषा जो है बच्चे को मानसिक प्रक्रिया द्वारा ही सिखाया जाता है। मतलब बच्चा जो है ना खुद अपने दिमाग में वो चीज़ें बना लेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, खुद ही वो करेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करेगा। कॉग्निटिव अप्रोच फोकसेस ऑन मेंटल प्रोसेस इन लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया को मानसिक प्रक्रिया माना जाता है। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा क्या कर रहा है, उसको कोई मान लो पजल्स वगैरह दे दो, तो वो क्या करेगा, खुद से वो मतलब दिमाग लगाएगा कि हाँ किस तरह से इसको सॉल्व करना है, और देखना वो सॉल्व कर भी लेगा। पजल्स गेम होता है ना, शायद आप लोग खेले होंगे, मैंने तो मोबाइल में खेला था। एक मोनालिसा का एक गेम था मोनालिसा का, उसमें उसका पजल्स जो है वो सॉल्व करना था। उसका मुंह अलग था, फिर उसका हाथ वाथ अलग, सब उसको जोड़ के सही करना था। मेरे से तो आज तक नहीं हुआ, मतलब लगता है मेरा ना वो दिमाग उतना डेवलप नहीं होगा उस टाइम में, और अभी भी मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं लगता है खेलने में। तो लेकिन मेरा भाई जो है ना वो पूरा इजीली वो छोटे से ही सब कुछ कर लेता था। तो होता है ना, हर इंसान का अपना अलग लेवल का दिमाग होता है। तो यही हो गया आपका कॉग्निटिव अप्रोच। एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स जो है वो एनालाइज करेगा किसी सेंटेंस पैटर्न्स को, और वो खुद से ही डिस्कवर करेगा रूल्स को भी। बच्चा क्या करेगा, रूल को डिस्कवर कर लेगा, मतलब वो खुद खोजबीन करेगा, ठीक है। यही हो गया आपका संज्ञानात्मक उपागम। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि संरचनावादी, फिर से वही आ गया आपका। इसमें क्या करेगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें बच्चा जो है ना खुद ब खुद ज्ञान का निर्माण करेगा। लर्नर सेंटर्ड होगा। बच्चा क्या करेगा, अपने दिमाग में खुद ही, अपने मस्तिष्क में खुद ही किसी चीज़ को, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। यानी कि बच्चे का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो बच्चे को जो है ना वो करने देना है, आपको नहीं करना है। किसी भी काम को अगर आप लोग दे रहे हो, मान लो अगर होमवर्क ही दे रहे हो बच्चे को, तो आपको उसको नहीं बताना है, बच्चे को करने दो, ताकि बच्चा जो है वो अपने दिमाग से सोचे। टीचर का काम यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, फैसिलिटेटर की तरह। टीचर एक गाइड करेगा, करेगा, या फिर वो बच्चे को मेंटर की तरह काम करेगा। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि टीचर को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से उसको, मतलब एक टीचर का काम क्या होता है, ठीक है। तो आपको लिखना है उसको, मतलब वहाँ पे ऑप्शन आएगा फैसिलिटेटर की तरह या फिर मेंटर की तरह, या गाइड करना। बच्चे को गाइड करना है, उसको पूरा मतलब आंसर ही नहीं बता देना है, थोड़ा थोड़ा करके उसको गाइड करते जाना है। लर्निंग बाय डूइंग, इसमें बच्चा क्या करेगा, खुद करके सीखेगा, तभी तो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, उसका दिमाग जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा ना नॉलेज को। जब तक बच्चा खुद से नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा कैसे।
जैसे कि ग्रुप प्रोजेक्ट हो गया, पीयर डिस्कशन हो गया। हम लोग को कॉलेज में भी, स्कूल में भी बहुत सारा प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है और सबको अपना अपना प्रोजेक्ट बना के लाना पड़ता है। और आप लोग देखोगे कि कितना सुंदर सुंदर सा बना के लाता है, मतलब इतना उन लोग का दिमाग इतना डेवलप, इतना अच्छे से हो जाता है। वो लोग का अलग ही थिंकिंग रहता है बाबा, मैं क्या ही बोलूँ। मैंने बच्चों का देखा है ना प्रोजेक्ट, छोटे छोटे बच्चों का, इतना सुंदर सुंदर वो लोग यहाँ तितली साट रहे हैं, यहाँ फूल पत्ती, मतलब बहुत सुंदर बना देते हैं प्रोजेक्ट को। तो ये कैसे हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव नॉलेज की वजह से हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। फिर आपका आता है फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है, कार्यात्मक उपागम। फंक्शनल अप्रोच फोकसेस ऑन टीचिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। देखो नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। फंक्शनल अप्रोच फोकसेस ऑन टीचिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इट परफॉर्म्स इन रियल लाइफ, ठीक है, ये भी रियल लाइफ से मतलब सिचुएटेड है। एंड सच एज रिक्वेस्टिंग, अपोलोजाइजिंग, ग्रीटिंग एक्सेट्रा। भाषा को उसके कार्य, फंक्शन, ठीक है, कार्य मतलब फंक्शन, भाषा को उसके कार्य के आधार पर सिखाया जाता है। जैसे अभिवादन करना, अनुरोध करना, माफ़ी मांगना, ये सब फंक्शन में आ गया। जो बच्चों को कोई चीज़ करके सिखाया जा रहा है, मतलब उसके रियल लाइफ में जो कार्य है उसके बेसिस पे उसको सिखाया जा रहा है, तो उसको बोल देंगे फंक्शनल अप्रोच। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, आप लोग एग्जाम्पल से याद कर लो। जैसे कि किसी को अभिवादन करना हो या किसी का अनुरोध करना हो या माफ़ी मांगना हो तो कैसे एक्टिविटी करेंगे, तो ये चीज़ सिखाया जाता है फंक्शनल अप्रोच के माध्यम से। इसको याद करने का तरीका क्या होता है? जैसे मान लो कि किसी टीचर को ये गुड मॉर्निंग बोलना है तो किस तरह से बोलेंगे। कोई आपको कुछ गिफ्ट दिया या कोई आपके लिए कुछ काम किया तो आप उसको थैंक यू कैसे बोलोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? फोकस ऑन मीनिंग एंड पर्पस, नॉट ग्रामर। इसमें ग्रामर का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है, 2-3 वर्ड के लिए क्या ही ग्रामर यूज़ होगा। रियल लाइफ कम्युनिकेशन पे बेस होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है। सिचुएशनल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे भी सिचुएशन का यूज़ हो रहा है। सिचुएशन बेस्ड अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो सिखाना है, बच्चे को बताना है कि कब कौन से सिचुएशन में किस भाषा का प्रयोग करना है, कैसे बोलना है। फ्लुएंसी मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्यूरेसी, ठीक है, एकदम सही सही ज़रूरी नहीं। जैसे किसी को बोलेंगे गुड मॉर्निंग तो एकदम अच्छे से बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, तो ये क्या हो गया? आपका फ्लुएंसी हो गया। फिर आपका आता है इलेक्ट्रिक अप्रोच, ये हो गया मिश्रित उपागम, ठीक है। इसमें क्या होता है? मीन्स ये देखो इम्पॉर्टेंट होता है, ये इसको मार्क कर लो। देखो इम्पॉर्टेंट सारा ही है, सिचुएशनल अप्रोच भी इम्पॉर्टेंट है, फिर बिहेवियरिस्ट भी आपका इम्पॉर्टेंट है। बार बार रिपीटेड जो पूछा जा रहा है उसको ज़्यादा मैं बोल रही हूँ। एंड इलेक्ट्रिक अप्रोच भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो होता है वो मिश्रित, नाम से ही पता चल रहा है कि सारा यहाँ पे मिक्स होगा उपागम। टीचिंग अप्रोच यहाँ पे सारा मिक्स होगा। देखो पढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में पूछता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। Which means using the best elements of different methods and approaches according to the needs of learners. शिक्षक विभिन्न विधियों और उपागमों, मैंने अभी कहा यहाँ पे सारा मिक्स होगा, यानी कि जितना भी विधि है, जितना भी उपागम है और जिस तरह से भी बच्चे को पढ़ाना चाहिए, जितना बच्चे का लेवल है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बच्चे को किस तरह से आप पढ़ाओगे, तो किस तरह से पढ़ाओगे, जिस अकॉर्डिंग बच्चे का लेवल होता है ना, उसी अकॉर्डिंग। जैसे क्लास 3 है तो आपको क्लास 3 के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, क्लास 4 है तो आपको क्लास 4 के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। अब आप क्लास 4 में जाके क्लास 9 के चीज़ों को बताने लगोगे तो बच्चा का तो खोपड़ी के ऊपर से ही निकल जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो टीचर का काम क्या होता है? मिला मिला के पढ़ाना, है ना। कोई फिक्स मेथड नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे को है ना कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कुछ बच्चे को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो सब कुछ आप मिला मिला के पढ़ाओ। शिक्षक विभिन्न विधियों और उपागमों के अच्छे तत्वों को मिलाकर विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार पढ़ाता है। एक अच्छा टीचर का यही पहचान होता है, ठीक है। टीचर क्या करेगा? मिला मिला कर के पढ़ाएगा। इसमें कोई फिक्स मेथड नहीं होता है, इसमें मल्टीपल मेथड्स का यूज होता है, क्योंकि सारा चीज़ को मिक्स करके पढ़ा रहा है ना।
लर्नर सेंटर्ड होता है क्योंकि बच्चे को जो है ना, यहाँ पे बच्चे जो है वो एक्टिव होके सुनेंगे। कोई बच्चे को जैसे हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके जो है वो क्षेत्रीय भाषा उसका जो भी होगा आप उसके थ्रू समझा दो, है ना। किसी बच्चे को क्षेत्रीय भाषा वहाँ का नहीं आ रहा है, मान लो वो बाहर से पला बढ़ा है, ठीक है, तो आप उसको इंग्लिश में समझा दो। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे को पढ़ाओगे या सिखाओगे। इसीलिए कहा भी जाता है कि एक क्लास में जो है वो मिनिमम कुछ ही अमाउंट, मतलब कुछ ही लिमिट है जितना बच्चा जो होता है वो क्लास में होना चाहिए, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे ना तो हर बच्चे पर ध्यान देना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, इतना कोई भी टीचर नहीं कर पाएगा। और प्राइवेट स्कूल में जो है ना बहुत बहुत दिक्कत है। मैंने खुद देखा है, एक क्लास में ना 90 से ऊपर बच्चे को रखा गया, एक क्लास में 90+ बच्चे। तो उस क्लास की जो टीचर होगी वो क्या हर बच्चे पे उतना ध्यान दे पाएगी? नहीं। लेकिन डांट तो सुनना है ही, डांट फटकार। तो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट टीचर का जो हाल इतना ख़राब है ना, प्राइवेट स्कूल तो चलो टीचर्स वगैरह रख लेंगे, चेंज कर लेते, वो लोग का कंडीशन उतना भी ख़राब नहीं है। लेकिन प्राइवेट टीचर यहाँ पे जो पिसाता है ना बहुत ख़राब है। एक क्लास में 90 बच्चे हैं और आप 90 बच्चे का कॉपी बना रहे हो, 90+ बच्चे, ठीक है, उनका कॉपी बना रहे हो, हर एक सब्जेक्ट का कॉपी बनाना है, चेक करना है, प्लस हर बच्चे पर ध्यान देना है। और छोटे बच्चे तो उतने ही नटखट होते हैं, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत काम होता है। ऊपर से दुनिया भर का तो एग्ज़ाम ही होते रहता है, दुनिया भर का एग्ज़ाम, दुनिया भर का करिकुलम एक्टिविटी, कभी ये डांस कभी वो, तो हज़ार काम होता है। इसीलिए शायद टीचर भी क्या ही करेंगे। तो जो प्रैक्टिकल मेथड है कि क्लास में बस कुछ लिमिट है, जो उतना ही स्टूडेंट्स होने चाहिए हर क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि टीचर को स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है, क्लासरूम सिचुएशन बेस्ड ही पढ़ाना है, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक होना चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है। यानी कि सबका बेस्ट यूज़ होता है। यहाँ पे टीचर के पास फ्रीडम होता है कि वो अपने अनुसार चॉइस कर सके कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए कि बच्चों को ईजिली समझ में आए। तो इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था, यानी कि सबका मिश्रित कर देंगे, सबको मिला देंगे, तो वो आपका हो जाएगा इलेक्टिक अप्रोच। एग्जाम्पल में देख लो, टीचर लेसन स्टार्ट करता है, सेंटेंस इंग्लिश में बोलता है, तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। अब जहाँ भी डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है तो टीचर क्या करेगा, उसको हिंदी में बता देगा, बाइलिंगुअल मेथड हो गया यहाँ पे। अब स्टूडेंट जो है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ को, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑडियो लिंगुअल। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा मेथड यूज़ हो रहा है कि नहीं। तो यही हो गया आपका इलेक्टिक अप्रोच। इलेक्टिक अप्रोच जो होता है वो बेस्ट भी माना गया है, ठीक है, बिकॉज लर्नर्स आर डिफरेंट, क्योंकि हर बच्चे को जो है वो सीखने की क्षमता अलग होगी, सिचुएशंस अलग अलग होंगे, तो इलेक्टिक अप्रोच को प्रेफर किया जाता है ज़्यादा। इसमें मल्टीपल मेथड्स का यूज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछेगा कि मल्टीपल मेथड्स का जो यूज़ होता है वो कौन से अप्रोच में होता है, तो इलेक्टिक अप्रोच में होता है। इसको क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि बच्चे का जो सीखने का क्षमता होता है वो अलग होता है, समझने का क्षमता अलग होता है, सिचुएशन अलग अलग होता है। अब ये जो है ना होल लैंग्वेज अप्रोच, संपूर्ण भाषा उपागम, इसका मतलब क्या होता है, होल मतलब होता है संपूर्ण, मतलब भाषा का संपूर्ण ज्ञान। देखो, भाषा को खंडों में नहीं बल्कि संपूर्ण रूप में सिखाया जाना चाहिए, यानी कि चारों कौशल का यूज़ करना चाहिए। भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, जैसे कि लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, उन चारों रूपों का इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाया जाता है। नॉट इन आइसोलेटेड पार्ट्स लाइक ग्रामर, वोकैबुलरी और साउंड्स, ठीक है। इसमें आइसोलेशन नहीं करना है कि सिर्फ ग्रामर से ही सिखाया जाए, वोकैबुलरी से ही सिखाया जाए या फिर साउंड से ही सिखाया जाए। इसमें चारों कौशल यानी कि समग्र, जो भी भाषा का समग्र रूप है, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर देना है।
इंटीग्रेशन ऑफ ऑल 4 स्किल्स लर्नर सेंटर्ड होता है और ओवरऑल लैंग्वेज का इसमें यूज़ होता है, यानी कि सारा भाषा जिसमें आपको 4 स्किल्स जो दिए हुए हैं वो आप लोग पढ़ लेना एक बार फिर से जा करके, तो वो सारा इसमें यूज़ होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, टीचर एक कहानी पढ़ता है, स्टूडेंट्स उसको सुनते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं। भाषा का इसमें पहला कौशल जो है वो यूज़ हो रहा है वो है लिसनिंग। फिर है कहानी पर चर्चा करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चर्चा यानी कि स्पीकिंग हो रहा है। फिर बच्चा क्या करेंगे, स्टोरी पढ़ते हैं, रीडिंग कर रहे हैं, एंडिंग लिखते हैं, यानी कि राइटिंग हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे चारों भाषा कौशल का जब यूज़ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, होल लैंग्वेज अप्रोच। तो देखो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है एग्जाम में। टॉप डाउन अप्रोच, जिसको हिंदी में बोलेंगे शीर्ष निम्न उपागम, यानी कि ऊपर से, शीर्ष मतलब क्या होता है, सर, और निम्न मतलब नीचे, है ना। तो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर जब हम लोग जा रहे हैं, किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, तो वो टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है। जैसे मान लो टॉप डाउन में टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगा। जैसे मान लो कॉन्टेक्स्ट, कोई चीज़ कोई कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, फिर उससे कम उसका सेंटेंस हो जाएगा, फिर उससे कम उसका क्लॉज हो जाएगा, फिर उससे कम हो जाएगा फ्रेज, फिर उससे कम होगा वर्ड्स, फिर उससे कम हो जाएगा लेटर्स, फिर उससे कम हो जाएगा साउंड। तो धीरे धीरे जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो टॉप डाउन हो जाएगा। वही अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो बॉटम अप हो जाएगा। जैसे किसी भाषा को लिखने के लिए या समझने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले उसका साउंड्स यानी ध्वनि के बारे में जानेंगे, फिर लेटर्स के बारे में जानेंगे, फिर वर्ड्स के बारे में, फिर वर्ड से बनेगा फ्रेज वाक्यांश, फिर वाक्यांश से बनेगा आपका उपवाक्य क्लॉज, फिर उससे ऊपर बनेगा आपका पूरा सेंटेंस, ठीक है, वाक्य। फिर बहुत सारे जब सेंटेंस मिलेंगे तो क्या बनेगा, कंटेक्स्ट। तो जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो बॉटम अप, और ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो टॉप डाउन अप्रोच। तो ये किस तरह से ऊपर नीचे जाता है आप लोग इसको समझ लेना। साउंड, लेटर्स, वर्ड्स, स्टार्टिंग में पहले क्या होगा, साउंड्स, फिर लेटर्स, फिर वर्ड्स, फिर फ्रेज, क्लॉज, फिर बनेगा आपका सेंटेंस, और सेंटेंस का ही मिक्स फॉर्म हो जाएगा। बहुत सारे सेंटेंस मिलकर एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, या फिर आप लोग कह सकते हो पैरा। तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है एग्जाम में, इग्नोर मत करना, बार बार इसको समझना। टॉप डाउन अप्रोच यानी कि शीर्ष निम्न उपागम, इसमें क्या होता है, समझ पूरा अर्थ और संदर्भ से शुरू होती है। होल टू पार्ट्स, अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ओवरऑल मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है। जो मैंने अभी आप लोगों को फोटो दिखाया ना बना करके, उसी तरह से आप लोग याद करना, तो ज़्यादा आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। जैसे मान लो कि टाइटल देखकर उसका पैसेज का आइडिया लगाना, या फिर डिटेल्स पढ़ना। कोई भी स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है, मान लो 2 बैलों की कथा, जो आप लोग पढ़े भी होंगे, 2 बैलों की कथा। तो उसमें क्या है, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इसमें 2 बैल होंगे और 2 बैलों की कुछ स्टोरी होंगी, दोनों की दोस्ती हो देखने को मिलेगी। तो इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, अनुमान लगा रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाता है टॉप डाउन, यानी कि ऊपर से डाउन की तरफ जा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए, बाहर की चीज़ों पर ध्यान नहीं होगा। जो आपका पैसेज लिखा हुआ होगा या टाइटल लिखा हुआ होगा उसी बेस्ड पर ही आप लोग अनुमान लगा रहे हो, ठीक है। उसी तरह से होता है बॉटम अप्रोच, अभी मैंने बताया, ये हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर, यानी निम्न से शीर्ष उपागम। इसमें समझ अक्षर और शब्दों से शुरू होती है। सिंपल, सबसे पहले किसी चीज़ को समझने के लिए उसका जो है वो अक्षर, लेटर्स क्या है, फिर वर्ड्स क्या है, ये सब समझेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना। तो स्टार्टिंग जो फेज होगा वही आपका बॉटम अप अप्रोच होगा, यानी कि ये टॉप डाउन अप्रोच से उल्टा है। तो इसमें बॉटम अप अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, डिकोड करते हैं, चीज़ों को डिकोड करना स्टार्ट करते हैं।
आई होप कि आप लोगों को इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग कैसे भी करो, लिख लो, रट लो, या नोट्स लेना चाहते हो तो नोट्स खरीद लो, ठीक है। एंड अभी आप लोग मत भागो, क्योंकि अभी जो है वो कुछ चीज़ें और बची हुई है। उसके बाद आप लोग जाना वीडियो को लाइक करके, उसके बाद हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर लैंग्वेज थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस हम लोग किसी और क्लास में कर लेंगे, ठीक है। एक जो है हमारा बच गया है अफेक्टिव ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इससे भी क्वेश्चन आया है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, हॉट टॉपिक्स हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, इसको लिख लो, याद कर लो, रट लो, जो करना है करो, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। अफेक्टिव ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या होता है? अफेक्टिव मतलब होता है भावनात्मक, ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावादी उपागम। तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें कुछ भावना से रिलेटेड होगा, मानवतावादी से कुछ रिलेटेड होगा, है ना। फोकसेस ऑन लर्नर्स फीलिंग्स, देखो आ गया ना भावना, यहाँ पे फीलिंग्स का बात कर रहा है, आपका हमारा फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन इन लैंग्वेज लर्निंग। आपका हमारा फीलिंग्स नहीं, इसमें बच्चों को ही लेकर के ज़्यादा चला जाता है। यानी कि इसमें कहा गया ना कि बच्चे का जो, देखो आगे मैं पढ़ती हूँ, भाषा सीखने में विद्यार्थियों की जो भावनाएं होती है, ठीक है, रुचि, उनका आत्मविश्वास और प्रेरणा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। पता नहीं हमारे टाइम में ये सब चीज़ें कहाँ थी, हमारी भावना से कोई लेना देना ही नहीं था जब हम छोटे थे। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है, यहाँ पे कहा गया ना कि बच्चे की जो भावना है, उसकी जो इंटरेस्ट है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको क्या करना है, उसको ठेस नहीं पहुँचाना है। यानी कि बच्चा जो बोल रहा है ना, उसको सही मान लो चुपचाप, इनडायरेक्टली मीनिंग यही है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि वो गलत बोल रहा है तो उसको आपको करेक्ट नहीं करना है, आपको करेक्ट करना है, सही करना है, लेकिन उसकी फीलिंग्स को आपको हर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें वही है, एम्फेसिस किया गया है फीलिंग्स पे, बहुत ज़रूरी है। पूछेगा इसमें क्वेश्चन कि बच्चों की फीलिंग्स से रिलेटेड कौन सा अप्रोच है, तो आपका हो जाएगा अफेक्टिव ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जिसमें बच्चों की भावना को ज़्यादा महत्व दिया गया है, वो हो जाएगा अफेक्टिव ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। जैसे टीचर कहता है डोंट वरी अबाउट मिस्टेक, टीचर क्या बोलता है, डोंट वरी अबाउट मिस्टेक, ट्राई टू स्पीक फ्रीली, स्टूडेंट्स बिना डर के इंग्लिश बोलता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मान लो कि क्लास में कोई बच्चा जो है वो हेजिटेट कर रहा है इंग्लिश पढ़ने में, तो आपको जो है ना उनका मतलब उनको मोटिवेट करना है, प्रेरणा देना है, और बच्चों का इमोशंस को जो है वो मजाक नहीं बनाना क्लास में, उसको ऐसा न लगे, डर न लगे, और आपको एज अ टीचर गाइड करने का काम करना है। बच्चे को बोलना है कि डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स, ट्राई टू स्पीक फ्रीली, कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, गलतियों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है वो फ्रीली बोलना है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, इजीली जो है वो पढ़ सकेंगे क्लास में। लेकिन ऐसा ना बहुत टीचर लोग नहीं करते हैं, टीचर लोग क्या करेंगे, मजाक उड़ा देंगे क्लास में बच्चे का, बहुत लोग ऐसे करते हैं, और ये चीज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ख़राब है, मोरली तौर पे देखेंगे तो भी ख़राब है। ऐसा मतलब समझो कि जिनमें मानवता नहीं रहती है ना, वही ऐसा करते हैं। बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ है ना उनके दिमाग में छप जाती है ज़िंदगी भर के लिए, कि ये टीचर जो है ना मेरे से बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं, रूडली बात करते हैं। तो ऐसा क्या होगा ना कि बच्चे जो है वो आपसे कट ऑफ करने लगेंगे। तो हमेशा रेस्पेक्ट करना है लर्नर्स के इमोशन को, और स्ट्रेस फ्री क्लासरूम देना है। टीचर का काम है फैसिलिटेटर की तरह पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देना है। मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को बच्चे को प्रेरणा देते रहना पड़ेगा। लेस फोकस ऑन एक्यूरेसी, जब हम लोग उनकी जो भावना को सम्मान करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो है वो कभी कभी कुछ गलत भी बोलेंगे, तो एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करना है, और पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिवली उनको फोर्स करना है आगे बढ़ने के लिए। तो ये आपका आज का सेशन हो गया कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए, एंड नेक्स्ट आप लोग बताना कि क्या आप लोगों को पढ़ना पसंद होगा।
तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो जो है वो लेकर के आ जाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।